worst look. Yeah. Yes. Wow. क्या मैं कह सकती हूँ? क्या हमारे दिमाग में भी वही चल रहा है? क्या तुम भी वही सोच रहे हो? I think. कश्मीर मेरा फेवरेट जगह है इंडिया में, और जब पहलगाम पे अटैक हुआ तो आई वॉज पर्सनली वेरी वेरी डेवस्टेटेड, और मुझे ऐसे लगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात होनी चाहिए। जिसका लगा चलो ठीक है, ओके। ऐश्वर्या's आउटफिट वाज द बेस्ट। जिस तरह से उन्होंने सिंदूर लगाया था, साड़ी पहनी थी, तो मुझे लगा एक प्रॉपर इंडिया को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने उस चीज को नेगेटिवली लिया, या फिर जो बस केवल आके नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं लोग? देखिए, एक आर्टिस्ट की जर्नी का ना हिस्सा होता है ट्रोल्स और एडमायरर्स। ये सिक्के के दो पहलू हैं, हमें दोनों को ग्रेसफुली लेना चाहिए। मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझे कहा था कोविड में कि बेटा अब तेरे पास स्टेज तो नहीं है, बट लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट करना शुरू कर। असली रिश्तों को हम छोड़ते चले गए और वर्चुअल रिश्ते बनाते चले गए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है एक दूसरे पे विश्वास की कमी का। Open marriages. Exactly. Yes. What you have to say about it? जो लोग अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, वो ऐसे फालतू के वर्ड्स कॉइन करते हैं सिचुएशनशिप टाइप के। Hello everyone, you're watching us on BollywoodLive.com. मैं हूँ सताक्षी सिंह And this is Gorika, and today we are with a blend of beauty, glamour and brains, and who's none other than Sonam Chhabra. Thank you. Welcome to the show. थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, एकदम अमेजिंग। आप कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं। सो कैन 2025 में हमने आपको देखा और आपने एक ड्रेस पहनी है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, और आपने उसमें ट्रिब्यूट भी दिया है। तो क्या है वो ड्रेस और किस तरह का था पूरा क्रिएशन, किस तरह से आपने उसे क्रिएट किया था? तो बेसिकली ये जो केप था ये इसलिए आया मुझे आइडिया क्योंकि मैं कश्मीर बहुत जाती हूँ, और कश्मीर मेरा फेवरेट जगह है इंडिया में, और जब पहलगाम पे अटैक हुआ तो आई वाज पर्सनली वेरी वेरी डेवस्टेटेड, और मुझे ऐसे लगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो यही मेरा आइडिया था, और अपने देश की बात को इंटरनेशनली पहुँचाना। सुनो सोनम, बहुत सारे लोग इस बार कैन पे पहुंचे, काफी। आपको क्या लगता है कि हु वाज द बेस्ट ड्रेस्ड एंड हु वाज द वर्स्ट अकॉर्डिंग टू यू? आपने बहुत नजदीक से देखा है ना, सो वी वांट योर ओपिनियन, लाइक जिसका आउटफिट आपको पसंद आया एंड जिसका लगा चलो ठीक है, ओके। ऐश्वर्या's आउटफिट वाज द बेस्ट। जिस तरह से उन्होंने सिंदूर लगाया था, साड़ी पहनी थी, तो मुझे लगा एक प्रॉपर इंडिया को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। ऐसा मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर को भी वो रेलेवेंस दे रहे थे, और मुझे बहुत अच्छी लगी चीज वो। तो आई थिंक वो बेस्ट लग रही थी। एंड स्मैशिंग ऑल द डिवोर्स रूमर्स। यस, खत्म कर दिया एक बार में। एंड she showed us that she doesn't need anybody and she's the queen of Cannes, उनके ऊपर कोई नहीं है। So वो मेरी फेवरेट लुक थी इस ईयर के कांस फिल्म फेस्टिवल की। वर्स्ट लुक, Yes. वाओ, क्या मैं कह सकती हूँ? क्या हमारे दिमाग में भी वही चल रहा है? क्या तुम भी वही सोच रहे हो? I think. मुझे लगा मोदी जी का जो नेकलेस था, yes, रुचि। yes. मतलब मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनकी फैन हूँ, मैं मिली भी हुई हूँ उनसे एक दो इवेंट्स में, और लेकिन दैट डिडंट सिट वेल विद मी। मुझे लगा और बेटर हो सकता था ट्रिब्यूट देने का तरीका देन अ नेकलेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। So also if we talk about कि wardrobe malfunction, जैसे उर्वशी रौटेला का we saw Yes. कि वो ड्रेस थोड़ा सा फट गई थी उनकी ड्रेस साइड से। So as an actor या फिर as a celebrity, I mean, what is the feeling, और उससे कैसे cope किया जा सकता है ना, because of the criticism coming yes. in and all the trolls. Because जब वो वायरल हुआ था तो वो इस तरह से वायरल हुआ था कि people are literally writing नीचे कि इस तरह से कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो एंड देन आपको ध्यान देना चाहिए था अबाउट योर आउटफिट, बट ये जनरल भी हो सकता है किसी के भी साथ। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? ये किसी के भी साथ हो सकता है, बिलीव मी। मैं कान जाती हूँ और वहां जाके सब कुछ अरेंज करना इजी नहीं है। सबसे पहले तो वहां जो आपकी टीम होती है वो फ्रेंच होती है ना, इंग्लिश उन्हें समझ में आती है ना हिंदी। तो आप हल्की हल्की टूटी हुई इंग्लिश में कुछ वर्ड्स में उनसे बात करते हैं। इट इज नॉट इजी टू मैनेज एवरीथिंग। उर्वशी को मैं अच्छे से जानती हूँ, हम बहुत इवेंट्स पे मिलते हैं। शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। मुझे सबसे अच्छी बात उसकी ये लगती है कि वो जो भी पहनती है उसको बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करती है। आप एक बात समझिए, वो आउटफिट पहन के कांस रेड कार्पेट पे जाना भी तो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है ना। इट्स नॉट इजी कि आपका आउटफिट में अगर कुछ हल्का सा माल फंक्शन हो गया तो हम लोग तो सोचते ही रह जाएंगे, वो उस माइंडसेट में चले जाएंगे कि नहीं मुझे जाना नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूं, मैं घर चली जाऊं या करूं। बट लुक एट हर, शी शोड अप।
सो आई रियली लाइक दैट फैक्ट. वार्डरोब माल फंक्शन बहुत नॉर्मल चीज है. मेरी भी बहुत ट्रोलिंग हुई है. वार्डरोब माल फंक्शन है, आपका कॉर्सेट गिर रहा है, कॉर्सेट ठीक नहीं है, आपका केप कहाँ गया. बिलीव मी, जो वहां होता है और मैनेज कर रहा होता है उससे ही पता है कि चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं. प्लस टू द रेड कार्पेट देयर इज अ लॉन्ग वॉक बिफोर द कार्पेट. तो आप इतना बड़ा आउटफिट पहन के वॉक कर रहे हैं, इट इज नॉट इजी. हो गया होगा कुछ वार्डरोब माल फंक्शन, वी शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग. यस, जैसे कहा जाता है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, राइट. तो जैसा आपने बोला ट्रोलिंग का, तो जब आपका आउटफिट रिवील हुआ तो उस पर बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, जो कि एज यूजुअल सबके होते हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं. सो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने उस चीज को नेगेटिवली लिया, या फिर जो बस केवल आके नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं लोग? देखिए, एक आर्टिस्ट की जर्नी का ना हिस्सा होता है ट्रोल्स और एडमायरर्स. ये सिक्के के दो पहलू हैं. हमें दोनों को ग्रेसफुली लेना चाहिए. दोनों को ही बहुत ज्यादा सर पे चढ़ने नहीं देना चाहिए. मैं तो ज्यादा चढ़ने नहीं देती हूँ. कोई अगर मेरी तारीफ कर रहा है तो मेरी मम्मी ने सिखाया कि आपको हवा में नहीं उड़ना है, ग्राउंडेड रहना है. और अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो भी आपको ग्राउंडेड रहना है. तो भी आपको एकदम नीचे कुएं में नहीं चले जाना है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ. नो, यू शुड लर्न अ लिटिल मोर बैलेंस इन लाइफ एज एन आर्टिस्ट. और मेरे ट्रोल्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू. इन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, अपना इतनी अटेंशन दी. बैठ के हजारों लोगों ने मेरे आउटफिट को, लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया, उस पर ट्रोलिंग वीडियोस बनाए. पाकिस्तान में तो ट्रेंड हो रही थी, वो कुछ कुछ उर्दू में लिखा था और कुछ कुछ ट्रेंड, मुझे तो पता भी नहीं, हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या लिखा है, बट ट्रेंड हो रहा था और मैं देख के एंजॉय कर रही थी. लुक एट द अटेंशन एंड लुक एट द नंबर ऑफ पीपल हु आर गिविंग मी देयर टाइम ऑनलाइन. सो थैंक यू. सो सोनम, कैन के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो ऑडियंस को नहीं पता? फॉर एग्जांपल, हम देख रहे थे वीडियो, तो लोग कह रहे थे कि इनको तो 2 मिनट ही खड़े होने दिया, पोज करने दिया किसी एक्ट्रेस को, एंड देन वो चली गई. कुछ बहुत ज्यादा ग्रेसफुली पोज कर रहे हैं. सो क्या होता है रेड कार्पेट पे एग्जैक्टली? रेड कार्पेट बहुत एक्साइटिंग जगह है. वहां दुनिया भर के आपको एक्टर्स, सेलिब्रिटीज दिखेंगे आपके आसपास वॉक करते हुए. लास्ट ईयर मेरे पीछे बेला हदीद थी, पहले मैं गई थी, पीछे बेला गई थी. इस साल मेरे पीछे जेनिफर लॉरेंस थी. तो आपको किस किस तरह के लोग मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते. और ऐसा कुछ नहीं है कि पोज नहीं करने देते, हमें तो पूरा टाइम मिला. बट आपको बस कॉन्फिडेंटली जाना है. और क्या होता है एक्चुअली, कुछ साल आप वहाँ दिखो ना तो सारी मैनेजमेंट सेम है कैंस फिल्म फेस्टिवल की, तो थोड़ा सा आपका चेहरा भी वो लोग पहचानने लगते हैं. ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको नहीं पता होता है. लास्ट ईयर मेरा डेब्यू था, मुझे भी इतना नहीं पता था, तो मैं भी बहुत नर्वस थी कि कितनी देर पोज करना है, कैसे करना है. बट ऐसा कुछ नहीं है, दे आर वेरी रिलैक्स्ड. बट हाँ, एक चीज हुई मेरे साथ कि रेड कार्पेट पे स्टेप होने से पहले उन्होंने मेरा केप देख लिया, सिक्योरिटी ने. एंड हेड ऑफ सिक्योरिटी जो लेडी थी वो मेरे पास आई और उन्होंने फ्रेंच में कुछ कहा. तो आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश. सो देन वन ट्रांसलेटर केम और उन्होंने बोला कि ये केप अलाउ नहीं होगा. 2 रीजंस थे इसके. एक तो गाइडलाइंस पहले ही आ गई थी कि लॉन्ग केप्स और वो सब अलाउड नहीं है. बट इतना लॉन्ग भी नहीं था, काफी को अलाउ कर रहे थे. उन्होंने एक्चुअली मुझसे पूछा था कि ये क्या लिखा है, तो मैंने उन्हें बताया था दिस इज फॉर माई कंट्री. सो मुझे ऐसा लगा कि वो भी एक रीजन था कि उन्होंने उस केप को अलाउ नहीं किया रेड कार्पेट पे. सो दे गेव मी ए ऑप्शन कि मैम या तो आप रिटर्न हो जाइए या फिर ये केप आपको रिमूव करना पड़ेगा. तो मैंने सोचा अब इतनी दूर आए हैं इंडिया से तो वापस तो जाएंगे नहीं भाई, अपनी बात तो कह के जाएंगे. तो इसलिए फिर देन आई वेंट लाइक दैट. But that's wonderful कि आपने उसके बाद भी उसे कॉन्फिडेंटली कैरी किया और आप गए. And she had a motive, no? She was clear in the head and then she showed up. Okay, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो आपकी इन्फ्लुएंसर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मुझे नहीं पता मैं किसको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ. सबसे पहले तो मैं रोज अपने आप से ये पूछती हूँ कि इन्फ्लुएंसर बनने का सबसे पहला रूल है आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो और किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो. क्या आपका इन्फ्लुएंस सही है और आर यू अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन पीपल.
तो ये क्वेश्चंस मैं रोज हर कंटेंट डालने से पहले अपने आप को पूछती हूँ। तो इन्फ्लुएंसर ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था ऑनेस्टली। एंकर हूँ मैं, तो स्टेज के और ऐसे सेट के अच्छे अच्छे पिक्चर्स होते थे तो मैं उन्हें पोस्ट करना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझे कहा था कोविड में कि बेटा अब तेरे पास स्टेज तो नहीं है बट लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट करना शुरू कर। तो रोज मैं लाइव आती थी, लोगों को एंटरटेन करती थी, कुछ ना कुछ सोशल वर्क करती थी, तो उससे थोड़ा इंस्टाग्राम कम्युनिटी बढ़ता गया। जब ये कम्युनिटी 1 लाख पहुंच गया तो 1 लाख तो सच्ची बोलो तो मजे मजे में पहुंच गया, हंसी खुशी में, कुछ गोल नहीं था मेरा। लेकिन 1 लाख पहुंचने के बाद जब वो 100K मैंने टच किया तो मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म को मैं कैसे यूज करना चाहती हूँ। और फिर समहाउ कोविड में इतनी सारी गर्ल्स मुझसे जुड़ गई। एक्चुअली मेरी 80% ऑडियंस फीमेल्स है और 18 ईयर्स से लेके 34-35 ईयर की विमेन मेरी ऑडियंस है मोस्टली। तो वो लोग सब अपने घर की प्रॉब्लम, सब पता नहीं मैं उन्हें दीदी क्यों लगती हूँ उनकी, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स, घर के प्रॉब्लम्स, करियर एडवाइस सब मुझसे लेते हैं। दिन के रोज 1 घंटा मेरा यही काम है, डीएम्स पे सबको जवाब देना। बट मैं ये बातें कभी किसी को बताती नहीं हूँ बिकॉज कोई बहुत विश्वास से आपको अपनी पर्सनल बात रखता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो टाइम मैं निकालूं बिकॉज एक्चुअली वो ही सोशल मीडिया का पर्पस था शुरू से, टू कनेक्ट विद पीपल ऑन अ रियल लेवल। वो मैं कभी मिस नहीं करना चाहती। एंड ऑफ कोर्स फिर मैंने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए, मेरे घर में डेथ्स हुई मेरे भाई की, मम्मी की, तो मैंने रियलाइज किया ग्रीफ कितनी बड़ी चीज है। मेंटल हेल्थ इश्यूज पे कनेक्ट करना शुरू किया लोगों से। थॉटफुल थर्सडे करके एक आईपी में बात करती हूँ उस पर, तो वो लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। तो अब मुझे हाँ ऐसा लगता है कि कुछ छोटा सा ही सही बट एक पर्पस है इस चैनल का। So what's the mantra for content creation and what's the mantra to go viral? क्योंकि आजकल के जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ना लोग, so उनको समझ नहीं आ रहे क्या करें। कुछ लोग मीम ही बना रहे हैं, कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं दूसरे को। So how do we go further with this? Be authentic. Be who you are. Everybody else is taken. That is the only mantra that I've learned. I have fallen trap to these trends, okay? Obviously, I'm an influencer. तो जब कोई ट्रेंड आता है तो हम भी थोड़ा सा हो जाते हैं कि चल मैं भी कर लेती हूँ यार, मैं भी वायरल हो जाऊंगी. It never works for me. Maybe it works for other influencers. It never works for me. For me, what has worked is my Thursday thoughts, my thoughtful talks. For me, what has worked is, oh, आज एक दोस्त ने मेरा दिल तोड़ा, उस बारे में मैंने बात किया, उससे 1000 लोगों ने रिलेट किया, वो रील वायरल चली गई. That has worked for me. मेरे रियल लाइफ इंस्टेंसेस और लर्निंग्स. तो बी रियल, बी ऑथेंटिक. जो आपके जीवन में सच में घट रहा है उसी को बात करो. कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. आई फील ऑथेंटिसिटी, जो आपके लोग हैं वो आपको ढूंढ ही लेंगे ऑनलाइन. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉलीवुड में एंट्री कब हुई, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एंड माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच जो है वो काफी बड़ा वर्ड है. सो क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप कहीं पे गए हो या आपने कुछ फेस किया, फिर किसी ने आपको अपनी स्टोरी बताई हो? ऑफ कोर्स हम डिटेल्स नहीं चाहते बट या फेवर देने की बात से अपॉर्चुनिटी, यू नो, कभी हिंट मिला हो कुछ, अगर डायरेक्ट नहीं भी है तो. बॉलीवुड में मेरी कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बॉलीवुड की तरफ जाऊंगी टू बी ऑनेस्ट. लेकिन मैं एंकरिंग कर रही थी एक इवेंट में, कॉन्फ्रेंस एंकर कर रही थी. तो वहाँ एक प्रोड्यूसर आए थे, उनका नाम था मिस्टर आर.के. जलान. ही इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल. तो उन्होंने मुझे बुलाया इवेंट के बाद कि बेटा हम एक फिल्म बना रहे हैं, कीर्ति आजाद जी की बायोपिक है, उसमें हमें एक जर्नलिस्ट का रोल है, वो मैं चाहता हूँ आप करिए. तो मुझे लगा ये आदमी झूठ बोल रहा है और ये एक झूठा वादा है, ये मुझे ऑफिस बुलाएगा और मेरा टाइम वेस्ट करेगा. तो खैर मैं उनके ऑफिस चली गई और मेरे 3 ऑडिशंस हुए और बस टिकट्स भेज दी और मैं शूट सेट पे थी. इतना इजी था और इतना बेसिक. तो क्रिकेट रिलीज हुई, टियर 2 टियर 3 में ठीक किया, लेकिन वो फिल्म बहुत ज्यादा इट डिडंट फ्लाई दैट मच. उसके बाद मेड इन हेवन में एक छोटा सा रोल किया, फिर कुछ मैंने म्यूजिक वीडियोस किए. तो ऐसे छोटा छोटा करके एक इंडी यूरोपियन फिल्म की, एक्चुअली कांस भी वैसे ही गई थी. तो छोटा छोटा करके ये सब बनता गया और थोड़ा एक्टिंग की तरफ मेरा झुकाव होना शुरू हो गया. बात करें कास्टिंग काउच की, तो नहीं ऐसा नहीं है. बड़े बड़े मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिली हूँ. मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, सब बहुत ही प्रोफेशनल है. उनकी टीम्स होती हैं, वो आपसे मिलते भी नहीं, उनको टाइम भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. वो तो 1-on-1 हमारी कुछ दोस्ती हो जाती है तो 5 मिनट वो लोग निकाल लेते हैं, बोलते हैं हमारी टीम में ये, इन्हें ऑडिशन दे दीजिए, फिर हम ऑडिशन देते हैं. तो नहीं ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट हाँ मेरी कुछ फ्रेंड्स
ने मुझे बताया, एक्ट्रेस फ्रेंड्स ने, कि किस तरह से जैसे मेरी एक बंगाली एक्ट्रेस फ्रेंड है, तो वो मुझे बता रही थी कि उनके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुई कि एक डायरेक्टर ने लिटरली उनको बोला कि अगर तुम अभी यू कैन रिमूव योर क्लोथ्स तो ये रोल तुम्हारा है अभी राइट नाउ। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि तुमने कैसे हैंडल किया होगा। मेरा पर्सनली तो ऐसा बाय गॉड्स ग्रेस थैंकफुली कोई इंसिडेंट नहीं रहा। बट सोनम, हम बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में, तो उसमें सबसे अहम चीज होती है प्यार। एंड आजकल क्या देख रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन, क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? एंड हमारा तो विश्वास, मतलब मेरा पर्सनली उठता जा रहा है प्यार से, क्यों हो रहा है? विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हम लोगों पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने गौर का। क्योंकि ना सोशल मीडिया के ज़माने में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा, ऐसा हमारा माइंड हो गया है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। पता है पहले के ज़माने में याद है हमारी एक दोस्त हुआ करती थी, उसी के साथ हम घर घर खेलते थे, उसी के साथ उठते बैठते सोते जागते थे, याद है? जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे पास इंस्टाग्राम आ गया, सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया, तो हमने सोचा तू क्यों, मेरे फेसबुक पे 250 फ्रेंड्स है, 500 फ्रेंड्स है, तो तुम कौन हो? तो असली रिश्तों को हम छोड़ते चले गए और वर्चुअल रिश्ते बनाते चले गए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है एक दूसरे पे विश्वास की कमी का। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो हमें असली लोगों की अहमियत जाननी पड़ेगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड आज भी वो ही है जिसके साथ मैंने 10th क्लास में ब्रेड पकौड़े खाए हैं, जबकि इतना दुनिया घूमी हूँ मैं, इतने शोज किए हैं, लेकिन काम पे मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाए। दोस्त आपके वही होते हैं जो बचपन में बन जाते जब आप सोशल मीडिया पे नहीं थे। इतनी बेसिक बात अगर आपने समझ ली तो आपको विश्वास का, रिश्तों का उसकी जो पकड़ है वो आ जाएगी। So yeah, that's well said. Also, अभी बहुत टाइप के relationships चल रहे हैं, right? Situations and what not, benching, and we have a lot of words. Yeah, open relationship, open marriages, open marriages, exactly. Yes. What you have to say about it? जो लोग अपने इमोशंस से भाग रहे हैं वो ऐसे फालतू के वर्ड्स कॉइन करते हैं सिचुएशनशिप टाइप के। बिलीव मी, अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो आपको कोई और आदमी, इंसान, औरत कोई दिखता ही नहीं है। आप उस रिश्ते में इतने खुश होते हैं कि उसको एक फालतू के लेबल्स की जरूरत ही नहीं होती। मतलब हमारे माँ बाप ने कभी एक दूसरे को बोला था कि नहीं ये सिचुएशनशिप है भाई, अच्छा नहीं ये ओपन रिलेशनशिप है भाई। मतलब हमने तो अपने माँ बाप से ही सीखा है प्यार क्या होता है। मेरे लिए छुप के मिलना होता था। मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्यार का मेरे मॉम डैड है। कैसे मेरे पापा और मम्मी अलग जगह से थे तो पापा उनको चिट्ठियां लिखते थे, तो मेरी मम्मी मुझे दिखाती थी कि देखो ये तेरे पापा ने मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी। आज के जमाने में कोई लेटर लिखने वाला लड़का ढूंढ लो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे तो कुछ होने आपने ढूंढ लिया है? हाँ, यही बहुत बड़ा सवाल है आज का। अब ये हमें सिर्फ हाँ और ना में आंसर ये डिसाइड करना है कि बताना है कि नहीं बताना है। पर्सनल लाइफ अच्छी है, मैं कुछ बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ। आई हैव मेट सम रियली इंटरेस्टिंग पीपल एंड अभी चॉइस मेरे हाथ में, मैं डिसाइड करूंगी। Oh, we will be waiting and we're excited. We want to know that ideal gentleman का definition क्या है? आपकी मतलब नजरों में? ग्रीन फ्लैग जो ग्रीन फॉरेस्ट है, आपकी नजर में कौन कैसा टाइप का लड़का हो सकता है? मुझे ना ओल्ड स्कूल शिवलरस जेंटलमैन बहुत पसंद है। शिवलरी ना बहुत कम होती जा रही है सोसाइटी में। मतलब ना लड़के लोग बिल्कुल भी जैसे पहले रोमांस करते थे ना ओल्ड स्कूल, वो चीजें मैं मिस करती हूँ आजकल के लड़कों में। दैट इज अ बिग ग्रीन फ्लैग फॉर मी। लाइक ट्रीट अ वुमन विद लव एंड रिस्पेक्ट, हाउ शी इज सपोज्ड टू बी ट्रीटेड। You know, आप उसके गले में हाथ डाले, चल यार। I would want to be treated like a lady. I would want to be. My standards are very high. मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना टाइम आपको दे रही हूँ तो आई हैव टू बी ट्रीटेड द राइट वे। आई मीन इट इज अ बेसिक थिंग फॉर मी। और जो कोई भी लड़का ऐसे कमिटमेंट फोबिक या सिचुएशनशिप ऐसी फालतू की बातें करता है तो मैं तो उसको अपना टाइम बिल्कुल नहीं देती हूँ। मुझे लगता है देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मेरा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो ग्रीन फ्लैग, आई थिंक ऑनेस्टी इज अ ग्रीन फ्लैग, बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग. Chivalry is a big green flag, being a gentleman. I don't believe in 50-50. If I'm going out, you have to take care of me. आपको बुरा लगे अच्छा लगे, I am the woman, you know. I am the prize. You have to be nice to me. Yes.
सो या और मुझे बहुत फनी लगता है आजकल सब लड़के बोलते हैं वो गोल्ड डिगर है, वो गोल्ड डिगर है। तुमने गोल्ड कमाया है? True that. हाँ, और है तो Where is your gold that I can dig? Please show me the gold. भाई तुम ना सेल्फ मेड हो। हाँ, तुम्हारे पापा ने तुमको एक गाड़ी दे दी, हाँ, उसमें तुम एक लड़की को कॉफी पे ले गए तो वो गोल्ड डिगर हो गई। भाई हाँ। तुम्हें गोल्ड डिगर का मतलब वो बेचारी गोल्ड तुम्हारी बगल में बैठी है, वो तुमसे क्या डिग करेगी? बी द गोल्ड फर्स्ट। Right. मुझे लगता है कि ये तो आपको जरूर आप भेज दीजिएगा 1-2 लोगों को जिसको आपको हाँ, बताने of course.